हेलो बच्चों, आई एम बैक। चलो भाई, देखिए हमने अभी तक वेव में कई सारी चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने कॉर्पस्कुलर मॉडल पढ़ा। फिर हमने वेव ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट जानकारी हासिल की। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई वेव फ्रंट कैसे बनता है। लेकिन अब आगे हम पढ़ेंगे आपका फेवरेट टॉपिक, क्या? हाइगन्स प्रिंसिपल। देखिए, इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो पता ही है, वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो पक्का सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि उनको बहुत मज़ा आने वाला है फिजिक्स में, और हम पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आप एकदम बिल्कुल बिंदास चैनल पे आइए और एक एक टॉपिक अब हम जल्दी से जल्दी हर एक टॉपिक लाना शुरू करेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देना शुरू करेंगे। ठीक है? नाम तो पता ही होगा, सूरज पांडे। चलो, तो देखो बच्चों, आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? हाइगन्स प्रिंसिपल। यहां से हम एंटर करने वाले हैं वेव के अंदर। ठीक है? और अब देखिए, आपको वेव फील होना चाहिए, और नहीं फील होता कमेंट करके बताइएगा। अगली बार और इंटरेस्टिंग कोई चीज लाएंगे, इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे जिससे आपको वेव और अच्छी तरह दिखने लगे। ठीक है? चलो, तो देखो, मुझे नहीं लगता ऐसा आपको कि कोई भी ऐसा व्यूअर्स होगा जिसको नहीं समझ आएगा। ठीक है? एकदम क्लैरिटी लाने वाला हूं आज मैं। चलो, अब देखो, हाइगन साहब जो थे उनके बारे में तो कुछ चीज़ें हमने देखा भी, लेकिन अब देखेंगे हम क्या कि हाइगन साहब का प्रिंसिपल बोलता क्या है और किस चीज़ के लिए अप्लाई होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि भाई ये प्रिंसिपल सर क्यों लाया गया, किस चीज़ के लिए है ये। तो देखिए, अगर आपको t इक्वल्स टू 0 पे, अगर आपको t इज इक्वल्स टू 0 पे वेव का शेप पता है, ठीक है, वेव शेप नोन है, वेव शेप नोन है। अगर t इक्वल टू 0 पे वेव का शेप नोन है और आपसे कोई बोल दे कि ये बताओ कि t इक्वल टू t पे वेव का शेप क्या होगा, मतलब कुछ समय बाद वेव का शेप क्या होगा, वो वेव का शेप जानने के लिए हम हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करते हैं। मतलब t इक्वल टू 0 पे अगर आपको वेव का शेप नोन है और आपसे कोई पूछे कि भाई कुछ समय बाद बता दे वेव का शेप क्या होगा, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हाइगन साहब है हमारे, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो हाइगन्स ने बताया कि अगर t इक्वल टू 0 पे वेव का शेप आपको पता है तो t इक्वल टू t पे मेरा प्रिंसिपल बताएगा वेव का शेप। क्या बताएगा वेव का शेप? देखिए, तो भाई t इक्वल टू t पे वेव का शेप नोन है और t इक्वल टू 0 पे वेव का शेप क्या होगा, मतलब t इक्वल टू टाउ पे कुछ समय बाद, t इक्वल टू टाउ पे वेव का शेप क्या होगा। ठीक है? what will be the shape of wave। ठीक है? t इक्वल टू टाउ पे what will be the shape of the wave, ये बताएगा आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये क्या बताएगा भाई? ठीक है? ठीक है, चलो, तो अगर t इक्वल टू 0 पे आपको वेव का शेप नोन है तो t इक्वल टू टाउ पे वेव का शेप क्या होगा ये बताएगा हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है? दिस विल टेल। हाइगन्स प्रिंसिपल हमें केवल यही इतना बताता है। ठीक है? इसलिए हम क्या बोल सकते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल को? भाई हाइगन्स प्रिंसिपल हमें ज्योमेट्रिकल, ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ वेव ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ वेव बताता है हाइगन प्रिंसिपल। क्लियर? इतनी सी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब आगे की बात हम देखते हैं क्या भाई, कि सर हमने देख लिया कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्यों अप्लाई होता है। जब t इक्वल टू 0 पे आपको वेव का शेप पता है और t इक्वल टू टाउ पे आपको वेव का शेप निकालना है, तब हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, हाइगन्स प्रिंसिपल में है क्या, कैसे हम निकालेंगे, ये हम देखते हैं। ये चीजें भाई इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए क्या होगा, तो भाई क्या होगा, अगर आपके पास ये मान लिया, इसको मिटाता हूं, लिख लिया होगा बच्चों आपने, देखिए यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, t इक्वल टू 0 पे शेप नोन
पता है भैया आपको, और t इक्वल्स टू टाउ पे शेप क्या होगा, ये चाहिए हमें। अब देखिएगा, फिर भाई पहला ही कॉन्सेप्ट जो हम लेके करते थे, सबसे आसान सा, कि आपने एक पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया। ठीक है, चलो भाई पत्थर आपको फिर से फेंकवाता हूं पानी में। तो ये आपका लिए, यही तो बना था भाई, कल तो पढ़ा होगा, रिवाइज किया कि नहीं, रिवाइज करिए। यही बना था आपका, क्या बना था, वेव फ्रंट। तो क्या बताया गया भाई, मान लीजिए आपने t इक्वल्स टू 0 पे पत्थर फेंका और आपको पहला वेव फ्रंट दिख गया कि भाई ये स्फेरिकल फॉर्म बन रहा है, पहला वेव फ्रंट। और आपको अगला वेव फ्रंट निकालना है। सर कैसे बनेगा? तो भाई जो हाइगन्स साहब थे, इन्होंने बोला कि भाई जो वेव फ्रंट पे सारे पार्टिकल्स हैं, ये एक सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, मतलब एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। समझ आया सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्या हो, बता रहा है मैं। देखिए, जब भी आपने कोई पत्थर पानी में फेंका तो उसके चारों तरफ आपको वेव फ्रंट मिला। वो हमने कल देखा था कैसे बना था वेव फ्रंट। तो आपको वेव फ्रंट मिला। अब देखिए, ये वेव फ्रंट के जो जितने भी पार्टिकल्स इस वेव फ्रंट पे हैं, ये सारे पार्टिकल का ही तो काम है भाई, यही तो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, यही एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर करने वाले हैं। तो जो सारे पार्टिकल्स इस वेव फ्रंट पे हैं, ये एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। क्लियर? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस देखिए कैसे करेंगे भाई। यहां पे कई सारे पार्टिकल्स होंगे, सर यहां भी पार्टिकल है, सर यहां भी पार्टिकल है, सर यहां भी है, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे सर। ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स होंगे सर। ठीक है, अब ये सारे पार्टिकल एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस माने कि जैसे ये जो आपका मेन सोर्स था, ये आपका मेन जो सोर्स था, इसने एनर्जी आगे की तरफ भेजी, आगे की तरफ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वैसे ये सारे पार्टिकल्स ये इसके आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला हाइगन सर ने? पहला पॉइंट बोला कि भाई जो आपका वेव फ्रंट होता है, उसमें जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करना शुरू कर देंगे। मतलब यहां लिखता हूं बच्चों, देखना, ध्यान देना। पार्टिकल्स ऑन वेव फ्रंट will act as secondary disturbance समझ आया? तो जितने भी पार्टिकल आपके वेव फ्रंट पे हैं, ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा पूरा। अब यहां आपने क्या लिया, यहां आपने सारे पार्टिकल को लिया। अब इस पार्टिकल को लेके आपको क्या लेना है भाई? आपको पता है भाई वेव कैसे ट्रैवल करती है। वेव की वेलोसिटी मान लीजिए v है, वेलोसिटी आपकी वेव की आपको पता ही होगा भाई, क्योंकि आपने पहला वेव फ्रंट आपको पता है, तो वेलोसिटी भी पता होगा। तो वेलोसिटी अगर v है और टाइम टाउ है, तो कितना दूर चल जाएगा भाई पार्टिकल, मतलब कितना दूर वेव चलेगी, v इंटू टाउ। क्लियर? इसको सेंटर लेके क्या बनाना है आपको? सर्कल, एक स्फेयर बनाना है। तो लीजिए बना देता हूं अभी। इसको सेंटर लेके एक स्फेयर बनाना है। क्लियर? इसको सेंटर लेके एक स्फेयर बनाना है। एक मिनट बच्चों, क्लियर डायग्राम बनाता हूं, तब आपको मजा आएगा, फील होगा। अभी देखिएगा आपको हर एक चीज है। ये लिया मैंने, ये एक ऐसे बना दिया, अगला ऐसा बनाया। अब देखिएगा, अब आपको और भी अच्छा फील होने वाला है। देखिए, यहां ये आपका वेव फ्रंट है, यहां आपका पार्टिकल है वैसे भाई। तो हर वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, हमने पढ़ा, तभी तो वेव फ्रंट बनेगा। तो जो पार्टिकल सेम फेज में हैं भाई, ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। ये किसने बोला था? हाइगन साहब ने बोला। ये हाइगन साहब ने बोला। तो भाई फिर क्या करेंगे हम? तो हम उस पार्टिकल को एज अ सेंटर मान के एक फिर से स्फेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है भाई हमारा वेव स्फेरिकल नेचर का है। तो हम उस पार्टिकल को सेंटर लेके फिर से स्फेयर बनाएंगे। तो इस पार्टिकल को मैंने सेंटर लिया और मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया।
ठीक है, अब ये पार्टिकल मान लीजिए ये पार्टिकल भी है, फिर इसको सेंटर लिया, फिर स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है, फिर अगला पार्टिकल यहां, फिर इसको सेंटर लिया, फिर स्फीयर ड्रॉ किया, फिर अगला पार्टिकल, फिर इसको सेंटर लिया, फिर स्फीयर ड्रॉ किया। माने सारे पार्टिकल जो आपके वेव फ्रंट पे हैं वो अलग अलग एक एक अपना स्फीयर बनाना शुरू कर देंगे। इसी स्फीयर को बच्चों, इसी स्फीयर को बोलते हैं वेवलेट्स, वेवलेट्स। और क्योंकि ये सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी वेवलेट इनका नाम दे दिया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, वेवलेट्स। और ये क्या था आपका, ये बेसिकली ये क्या था आपका, ये आपका था, ये आपका था वेव फ्रंट, ये आपका वेव फ्रंट था, ये आपके वेवलेट्स हो गए। अब हाइगन साहब ने बोला जब ये जो पार्टिकल्स जो वेव फ्रंट पे हैं जो एज अ सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करेंगे तो ये एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी डिस्टरबेंस बन के एनर्जी को आगे ट्रांसमिट किया, मतलब वेव आगे चलने लगी। अब हमने इस पे क्या बनाना है, एक स्फीयर बनाना है सब पे, यही वेवलेट्स होता है। अब यही स्फीयर को लेकर के जो इसके सारे स्फीयर्स हैं, सारे स्फीयर्स हैं, इन सभी स्फीयर्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। जैसे यहां बना, मान लो यहां पार्टिकल का, वैसे नीचे ही बना होगा बच्चों एक स्फीयर, वैसे इधर भी बना होगा एक स्फीयर, और इधर भी बना होगा एक स्फीयर। तो ऐसे सारे स्फीयर्स बन गए और हम सारे स्फीयर्स पे अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सारे स्फीयर्स पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, सारे स्फीयर्स पे टेंजेंट, सारे स्फीयर्स पे टेंजेंट। जब हमने सारे स्फीयर्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो हमें क्या मिल गया बच्चों, अगला वेव फ्रंट मिल गया। मिला कि नहीं, देखो ये अगला वेव फ्रंट मिल गया। भाई यही तो चाहिए था हमें, क्योंकि हमारे पास क्या था, एक वेव फ्रंट है, ठीक है, t = 0 पे अगर हमें वेव का शेप पता है मतलब एक वेव फ्रंट पता है, यही शेप है वेव का। अब अगला वेव फ्रंट निकालना है आपको, मतलब अगला वेव का शेप क्या बनेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हाइगन साहब ने बोला कि हर एक पार्टिकल जो वेव फ्रंट पे है वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस का काम करेंगे, और उस हर एक पार्टिकल को सेंटर मान के आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे एक और स्फीयर जिसको हमने वेवलेट नाम दिया, ठीक है। हर जो पार्टिकल्स हैं उनको सेंटर मान के एक स्फीयर आप वापस से ड्रॉ करोगे जिसको हमने वेवलेट नाम दिया, ठीक है। अब हर वेवलेट पे आपको क्या बनाना है, टेंजेंट, हर वेवलेट पे एक टेंजेंट बनाना है, तो आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट, या हम बोल सकते हैं भाई वेव का अगला शेप क्या होगा, t = टाउ पे वो हमें दिख गया, क्लियर। लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान से देखिएगा, कुछ और भी आपको दिख रहा होगा। भाई एक तो आपको आगे की तरफ वेव जाती हुई दिखी, वेव फ्रंट दिखा, एक भाई पीछे की तरफ भी तो बन रहा है टेंजेंट। भाई एक तो टेंजेंट आगे बन गया, एक टेंजेंट पीछे भी तो बना, इसका क्या, भाई ये भी तो दिक्कत है। अब देखो हमने तो पढ़ा भाई वेव आगे ट्रेवल करती है, तो ये टेंजेंट पीछे कैसे बन रहा है, ये तो भाई दिक्कत की बात आ गई। तो उस समय जब हाइगन साहब ने ये प्रिंसिपल दिया था तो उस समय ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इनका, जो कि वेव का टेंजेंट पीछे भी बन रहा है, ये हाइगन साहब को दिक्कत देने लगा। उस समय ये हाइगन साहब को दिक्कत देने लगा। उन्होंने कॉन्सेप्ट तो पूरा दे दिया लेकिन ये शॉर्टकमिंग्स बनने वाला था। लेकिन धीरे धीरे जब फाइंडिंग्स और आई तो पता चला भाई ये शॉर्टकमिंग्स नहीं है, ये शॉर्टकमिंग्स नहीं है, ये क्या है, ये है भाई देखिएगा, ये है। और हाइगन साहब ने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था। क्या किया था, उन्होंने बोला था कि भाई जो आगे इसके वेव फ्रंट बनेंगे, जो आगे इसके जो वेव शेप बनेगा वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन have मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैक्सिमम का। अच्छा मैं पूरा लिख देता हूं भाई, आप लोग कंफ्यूज हो गए। वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विल हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्लियर। और
और फिर देखो यहां से अगला पॉइंट, यहां दूसरा लिख देता हूं मैं, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, यहां अगला पॉइंट लिख देता हूं, वेव इन बैकवर्ड डायरेक्शन will have zero amplitude. जीरो एम्पलीट्यूड। क्लियर बच्चों? तो क्या बोला हाइगन साहब ने कि वेव जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और वेव जो बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है उसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा। अगर एम्पलीट्यूड जीरो तो भाई ये वेव फ्रंट आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, मतलब ये पीछे की तरफ बैकवर्ड वेव जाएगी नहीं, आगे ही जाएगी। तो यही था कॉन्सेप्ट, और ये बाद में देखा भी गया भाई ये चीज सही भी था। क्यों? क्योंकि भाई इंटेंसिटी, हम आगे पढ़ेंगे, इंटेंसिटी होती है वेव की वो प्रोपोर्शनल होती है हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो भाई जब वो फॉरवर्ड जा रही है वेव तो चलो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख दो, 0 जा रही है। अब अगर बैकवर्ड वेव जा रही है तो कॉस थीटा माइन 180 रखना पड़ेगा। अगर वेव बैकवर्ड जा रही है तो कॉस थीटा को 180 रखना पड़ेगा, और जैसे ही आप यहां पे 180 डालोगे कॉस 180 की वैल्यू नेगेटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा कॉस थीटा क्या बनेगा 180, और कॉस 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो 1 - 1 0, तो इंटेंसिटी ही 0 हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इंटेंसिटी 0 हो गई तो सबको पता भाई क्या होगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो ये कहानी है, तो ये पूरी कहानी हुई। अब देखिए मैंने क्या बताया, एक बार वापस आपको रिमाइंड करवाता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने बोला कि भाई हाइगन साहब ने क्या बोला था कि जितने भी पार्टिकल आपके सेकेंडरी वेव फ्रंट पे हैं, वो एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं यहां लिख देता हूं और अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या बोली कि क्या बोला गया कि भाई हर एक पार्टिकल को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? ड्रॉ स्फीयर टेकिंग, ठीक है, ड्रॉ स्फीयर टेकिंग रेडियस v tau, taking radius v tau, ठीक है, ड्रॉ स्फीयर टेकिंग रेडियस v tau एंड सेंटर टू every point as अच्छा draw sphere taking radius v tau and each point on wavefront as center of sphere। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या था? हर एक पार्टिकल को जो वेव फ्रंट पे हैं वो एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि आपको इस हर एक पार्टिकल को सेंटर मान के एक स्फीयर बनाना है। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या बोला कि जब स्फीयर बन जाए तो स्फीयर पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट टू ऑल द स्फीयर्स, ड्रॉ टेंजेंट to all spheres, जैसे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया you will get the shape of wave। क्लियर? तो जैसे ही आपने टेंजेंट बनाओगे आपको अगला वेव मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? सर बच्चों यही तो बस हाइगन था। इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या आई थी? भाई बैकवर्ड में वेव आ रहा था, अभी बताया बैकवर्ड में भी वेव आ रहा था आपका,
ठीक है। अब सर बैकवर्ड का वेव कैसे एक्सप्लेनेशन दिया हाइगन साहब ने? उन्होंने बोला कि भाई फॉरवर्ड वेव का एम्पलीट्यूड, मतलब जो फॉरवर्ड वेवलेट्स है उसका एम्पलीट्यूड क्या है भाई? उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और वेवलेट्स लिख लेना यहां बच्चों, वेवलेट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन हैव जीरो एम्पलीट्यूड, इसलिए वेव बैकवर्ड ट्रेवल नहीं कर पाई और फॉरवर्ड ट्रेवल कर गई। क्लियर? इतनी सी बात थी सर हाइगन साहब की। बस यहां हमारा क्या खत्म होता है? हाइगन प्रिंसिपल का द एंड। ठीक है बच्चों।